फ्रांस की क्रांति में अभी तक हम पढ़ें कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का तत्कालीन समाज कैसा था, किन परिस्थितियों में फ्रांसीसी क्रांति हुई, युद्धों के बाद फ्रांस का हाल क्या हो गया था, साथ ही क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, तत्कालीन कारण क्या था, टेनिस कोर्ट की शपथ के बारे में पढ़ें। संविधान के 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था को देखें। सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संदर्भों को हम समझें। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना। राजा के निरंकुशता पर पाबंदियां लगाई गईं, संविधान का अंकुश लगाया गया। उसके बाद पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के द्वारा नागरिकों के नैसर्गिक और अहरणीय अधिकारों की रक्षा का भार राज्य का कर्तव्य माना गया। वहाँ के संविधान ने यह माना कि कुछ मौलिक अधिकार हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे और वे नैसर्गिक एवं अहरणीय हैं, अर्थात जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार। आगे अब हम देखें कि 18वीं सदी के में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय आकृति और प्रतीकों का सहारा लिया गया। ले बार्बिये ने अपने पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। ले बार्बिये उसमें फ्रांस का मशहूर चित्रकार था। इसमें से कुछ प्रतीक हैं। टूटी हुई जंजीर। जंजीर हम जानते हैं अपराधियों एवं कैदियों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, बांधे रखने के लिए। पहले जब दास प्रथा थी तो दासों को इन्हीं जंजीरों में बांधा जाता था। टूटी हुई जंजीर स्वतंत्रता का प्रतीक है। छड़ों की बर्छीदार गट्ठर। हम भारत में भी एकता में बल है कहानी को पढ़े हैं। उसमें किस तरह से लकड़ियों के गट्ठर और अकेले अकेले करके लकड़ी के द्वारा एक प्रेरणादायक कहानी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसी आधार पर जो है यहाँ भी ठीक वही मायने है। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल है। अगला प्रतीक हम देख रहे हैं ट्रायंगल में रोशनी देता आँख, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान चक्षु जिसे कहते हैं। और सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाएगी। राजदंड। राजदंड भारतीय न्याय धर्म में भी बहुत मायने रखता है। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप समानता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है। लाल टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक था। दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी थी। लाल फ्राइजियन टोपी जिसे कहते थे। नीला, सफ़ेद और लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप। विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सभी बराबर हैं। जिस तरह से हमारे भारत में समानता का अधिकार लागू किया गया है और समानता के अधिकार में हम पढ़ते हैं कि कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं। इस तरह से वहाँ यह संदेश जो पढ़े लिखे नहीं थे उन वर्गों तक पहुँचाने के लिए इन प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। अब है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। किस तरह से फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हुआ और वहाँ
गणतंत्र की स्थापना की गई। फ्रांस में जो भी घटनाएं हो रही थीं वह राजतंत्रात्मक सत्ता के लिए खतरे की घंटी थी। उसके अगल बगल के पड़ोसी राष्ट्र भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के आधार पर चल रहे थे। पड़ोसी राजाओं के लिए यह चिंता का विषय था और इधर लुई 16वां फ्रांस के संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिया था, लेकिन प्रशा के राजा के साथ गुप्त वार्ता भी कर रहा था ताकि वह सेना मंगा सके और फिर अपनी सत्ता निर्बाध रूप से स्थापित कर सके। फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव पड़ोसी शासकों की सत्ता के लिए खतरे की घंटी थी। ये शासक मिलकर सेना भेजने की योजना बना रहे थे ताकि फ्रांस में राजसत्ता के खिलाफ हो रही घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके और इधर अपनी शासन को भी मजबूती से स्थापित रखा जाए। यह 1789 के गर्मियों के बाद ये शासक फ्रांस में सेना भेजने की फिराक में थे, लेकिन जब तक यह योजना अमल में आती, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। देशभक्ति के तरानों के साथ हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होकर इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों बनाम जनता की जंग के रूप में दे दिए। उनके होठों पर जो देशभक्ति के तराने थे उनमें कवि पोएट रोजेट दी लाइल, क्लॉडे जोसेफ रोजेट दी लाइल द्वारा रचित ला मार्सिले भी था। इस गीत को पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया, इसीलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, ला मार्सिले। और यह अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। विगत वर्षों में फ्रांस को कई युद्धों का सामना करना पड़ा था। औपनिवेशिक जंग भी लड़नी पड़ी थी और इधर आंतरिक जंग भी लड़नी पड़ी थी वहाँ के लोगों को। पुरुष अधिकांश मोर्चे पर चले गए थे, अर्थात युद्धों में। जनता को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। बहुतों को ऐसा लगता था कि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। हम ऐसा मताधिकार के बारे में भी देखे थे। सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक, जो नागरिक कर अदा करते थे उन्हें ही मत देने का अधिकार दिया गया था, और वो भी 25 वर्ष से ऊपर के पुरुष वर्ग को सिर्फ। इसमें अधिकांश लोग मताधिकार से वंचित कर दिए गए थे। तो इन सब परिस्थितियों में देश के आबादी का एक बड़ा हिस्सा यह सोचता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लोग अब राजनीतिक चर्चे क्लबों में बैठकर किया करते थे। ऐसा ही एक क्लब था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। यह क्लब राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इसके सदस्य अधिकांश छोटे दुकानदार या कारीगर थे, जिसमें कि जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों ने कुलीनों से अलग दिखने के लिए लंबी धारीदार पतलून पहनना शुरू किया। इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से जाना गया। सौ कुलात का मतलब होता है बिना घुटने वाले। पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सौ कुलात पहनना एक तरह से ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। अब आगे 1792 की गर्मियों में
जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज पेरिसवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो चुका था, लेकिन महंगाई की मार फ्रांसीसी जनता पर पड़ी थी। खाद्य पदार्थ भी महंगे थे। फलस्वरूप पेरिसवासियों में बेचैनी थी और इसी का लाभ उठाकर हिंसक विद्रोह की योजना जैकोबिन दल के सदस्यों ने बनाया। 10 अगस्त 1792 की सुबह महल पर हमला करके राजा के रक्षकों को मार डाला गया। राजा को बंधक बनाकर जेल में डाल दिया गया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए, जिसमें कि 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को मताधिकार दिए गए। संपत्ति के बंधन को हटा लिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया और इस तरह से देखते हैं कि 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। इस तरह से फ्रांस एक गणतांत्रिक देश 21 सितंबर 1792 ईस्वी से बन गया। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है, इसके विपरीत है। इसमें कुछ सामान्य नियम होते हैं जिनको पूरा करने वाला कोई भी नागरिक उस प्रमुख का चुनाव लड़ सकता है। अब 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें, जो कि फ्रांस का सम्राट था, को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। बाद में रानी का भी यही हश्र हुआ। रानी मैरी एंटोनेट थी। अब फ्रांस पर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के शासन का प्रारंभ हुआ। उसका शासन है 1793 से 1794 ईस्वी। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से जो भी गणतंत्र के शत्रु थे, जैसे कुलीन एवं और पादरी और अन्य राजनीतिक दलों के जो सदस्य थे, और साथ ही साथ उसके कार्यशैली से जो असहमति रखने वाले उसकी पार्टी के भी जो सदस्य थे, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, जिस पर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। इस तरह से रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का राज भी कहा जाता है। रोबेस्पियर ने समानता स्थापित करने के लिए कुछ काम भी किए। इसने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों को साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक समता रोटी खाना अनिवार्य किया गया। परंपरागत रूप से जो बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत रूप से जो मॉन्स्यूर और मदाम शब्द का प्रयोग होता था, उसकी जगह पर अब सितोयेन और सितोयिन कहा जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उसके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया।
रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही-त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा रॉबेस्पियर को दोषी ठहराया गया और अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रॉबेस्पियर के मारे जाने के बाद आतंक के राज्य का खात्मा हुआ और इसी के साथ जैकोबिन सरकार का भी पतन हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बावजूद अभी वहाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापित होने में समय लग रहा था। वहाँ अभी भी अराजकता की स्थिति थी। आगे चलकर डायरेक्टरी शासन आतंक के राज के खात्मे के बाद डायरेक्टरी शासन का किस तरह से प्रारंभ हुआ, अगले अंक में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।